स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल कि एक फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूस कब होता है। तो अब आपको पता है कि दो तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, कि भाई ए बी के ओपन इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपका फंक्शन ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी रियल नंबर पर यदि कंटिन्यूस हो तो आपका फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। ठीक है कि भाई इफ f of x is continuous on all real value of x greater than a and less than b, a और b included नहीं है, fx is continuous on all real value of x greater than a and less than b, then fx is continuous in open interval a b, कि भाई अगर आपका फंक्शन a और b के बीच में लाई करने वाले सभी रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूस है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी of a function in close interval AB, close interval AB, कि भाई आपका फंक्शन ए बी के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस कब कहलाएगा? जब आपका फंक्शन सभी रियल वैल्यूज ऑफ x जो कि a से ग्रेटर और b से लेस है उन सब पर कंटिन्यूस होना चाहिए और a पर राइट कंटिन्यूस हो और b पर लेफ्ट कंटिन्यूस हो। a पर राइट कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि a पर फंक्शन वैल्यू और a पर राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और b पर लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब हो गया b पर फंक्शन वैल्यू और b की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होनी चाहिए, तब आपका फंक्शन ए बी के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। ठीक है कि भाई इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स इन open interval AB and right continuous on A and left continuous on B। ए पर राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और बी पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी रियल नंबर्स जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं उन पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होगा। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये है कि ए पर इसकी राइट हैंड लिमिट, यानी कि हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंस टू a प्लस और a पर फंक्शन वैल्यू बराबर होनी चाहिए और b पर लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया? b पर लेफ्ट हैंड लिमिट, b की लेफ्ट हैंड लिमिट और b पर फंक्शन वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो b पर लेफ्ट कंटिन्यूस होगा, a पर राइट कंटिन्यूस हो और a और b के बीच में लाई करने वाले सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूस हो तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आपका फंक्शन किसी इंटरवल में
किसी भी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। इफ अ फंक्शन इज discontinuous on any point in given interval, then function is discontinuous in that interval, discontinuous on that interval। ठीक है, अगर आपका फंक्शन दिए गए इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इट मीन्स आपका फंक्शन उस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको सीधे याद करने पड़ेंगे। आपको उनके प्रूफ को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उन रिजल्ट्स को याद रखिए। तो वो रिजल्ट देखिए क्या है। इफ़ f and g are two continuous functions on their common domain D, then f plus g and f minus g are continuous on D. C f is continuous on D where c is any real number. F into g is continuous on D. F upon g is continuous on D provided gx is not 0. Composition of two continuous function if exist then continuous. It means sum, difference, product and quotient of two continuous function is continuous in their common domain. Every constant function is continuous. Every polynomial function is continuous. Sine and cosine functions are continuous. Modulus function is continuous. The exponential function is continuous. Logarithmic function is continuous for x greater than 0. एक रिजल्ट ये भी याद रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन ऑल इंटीग्रल वैल्यूज एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सभी इंटीजर वैल्यूज़ पर डिसकंटिन्यूअस होता है और सारे के सारे नॉन इंटीजर पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हम देखिए कैसे प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या मतलब होता है कि भाई ये एक इंटीजर वैल्यू होती है, सबसे पहली बात तो ये। और ये इंटीजर कौन सा होता है, इस इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो x या x से तो लेस होती है और x माइनस 1 से हमेशा बड़ी। यानी कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आप एक ऐसा इंटीजर लेंगे जो या तो x के बराबर हो या फिर x से लेस हो, बट x माइनस 1 से हमेशा ग्रेटर हो। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे अगर आपको 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो एक ऐसा इंटीजर लेना पड़ेगा जो 2.5 से तो लेस हो या उसके बराबर हो लेकिन 1.5 से ग्रेटर हो। तो 1.5 से ग्रेटर, 2.5 से लेस एक ही इंटीजर होता है 2, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगी। ऐसे 2.6 की, 2.7, 2.9999 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है 2 ही रहेगी। और लेकिन 3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी, अब ये 3 या 3 से तो लेस होना चाहिए लेकिन 2 से ग्रेटर होना चाहिए। 3 या 3 से लेस और 2 से ग्रेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, तो 3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 ही होती है। 3.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 3, 3.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 3, 3.9999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 रहती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव में चलूँ, अगर आपको माइनस के 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो ये -1.2 या उससे तो लेस हो, लेकिन इसमें एक घटाएं तो माइनस के 2.2 से ग्रेटर हो। तो एक ऐसा इंटीजर आपको लेना है जो -1.2 से तो लेस हो लेकिन -2.2 से ग्रेटर हो। तो ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस का 2। तो माइनस के 2.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, माइनस का 2 होती है। माइनस के 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होती है। -1.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी -2 ही रहेगी। माइनस के
1.99999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2। लेकिन जैसे ही -2.1 चलेंगे तो -2.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं उन सब पर डिसकंटिन्यूअस होता है और जितने भी नॉन इंटीजर पॉइंट है उन सब पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये जनरल करेंगे तो हम मान लेंगे भी लेट a is any इंटीजर, a कोई भी एक इंटीजर पॉइंट है। अब a आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर पॉइंट होगा। अब a पर आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं a पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब a माइनस का क्या मतलब होता है कि भाई आप x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू a देन h अप्रोचेस टू 0। तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर इस h की वैल्यू 0 प्रोसीड कर देते हैं और इसकी वैल्यू a माइनस जीरो a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a, जो कि गलत हो जाता है। अब a यहाँ पर h की वैल्यू 0 प्रोसीड नहीं करनी है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो a माइनस एच की आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, a माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब a एक इंटीजर है और इसमें से कुछ भी आप पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 में आप कुछ भी पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे नियरली इक्वल टू 0। अगर 2 में आप कुछ भी 0.01 0.02 ऐसा कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा और 1 पॉइंट समथिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। इसी तरह से अगर ये a की वैल्यू अगर 3 लें तो 3 माइनस एच यानी कि 3 में समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 2 पॉइंट समथिंग होएगा, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2। तो इसी तरह से a माइनस एच का मतलब a में समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो है a माइनस 1 पॉइंट समथिंग रहेगा और a माइनस 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, a माइनस 1। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी, a माइनस 1। ये आप नोट करके चलें, ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंस टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब a प्लस का क्या मतलब होगा, a प्लस का मतलब होगा कि आप लिमिट x टेंस टू a की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच व्हेन x अप्रोचेस टू a देन h अप्रोचेस टू 0। तो आप x की जगह a प्लस एच प्रोसीड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, h टेंस टू 0 और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच। अब a प्लस एच का मतलब a में समथिंग ऐड कर रहे हैं बट नियरली इक्वल टू 0। जैसे अगर ये 2 है तो 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, 3 में कुछ भी ऐड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 या 3 इस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर a में कुछ भी ऐड करेंगे तो a पॉइंट समथिंग रहेगा और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपके पास क्या आ रही है, a माइनस 1, जबकि राइट हैंड लिमिट है वो आपके पास क्या आ रही है, a। तो ये बराबर नहीं आई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? ये सेम उसी तरह से जैसे अगर आप 3 पर लिमिट निकालते तो 3 की इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 आती और 3 की राइट हैंड लिमिट 3 आती। इसी तरह से अगर आप 4 पर लिमिट निकालते तो 4 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 आती और 4 पर राइट हैंड लिमिट 4 आती। ठीक है, 5 पर अगर आप लिमिट इवेलुएट करते तो 5 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आती, 4 और 5 पर राइट हैंड लिमिट कितनी आती, 5। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अब आपको ये भी दिखाना है कि नॉन इंटीजर पॉइंट जो भी होंगे उन पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो मैं अब यहाँ पर जनरली ऐसे ही ले लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू a इज एनी नॉन इंटीजर पॉइंट, नॉन इंटीजर पॉइंट a जो है कोई भी नॉन इंटीजर पॉइंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, नॉन इंटीजर पॉइंट है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा और कुछ ना कुछ इसका रेशनल पार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर a को ले लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू मैंने ले लिया l प्लस k ले लिया, वेयर
L is integer part and K is fractional part. ठीक है, L जो है वो इंटीजर पार्ट है जबकि K जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब आप इस पर लिमिट इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू L प्लस K माइनस, ठीक है। अब L प्लस K का क्या मतलब हो गया, आप इसमें L x को क्या पुट करेंगे, L प्लस K माइनस H, when x approaches to L plus K then H approaches to 0। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट H टेंड्स टू 0, x की जगह लिखेंगे L प्लस K माइनस H, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ये जो H है वो इतना स्मॉल है कि वो K में से सब्ट्रैक्ट होकर के ये फ्रैक्शनल पार्ट ही देगा। K माइनस H एक फ्रैक्शन रहेगा। आप ये समझिए, जैसे अगर आप इसको ये ले रहे हैं कि भैया आपने लिया 3.1, ठीक है, और अब आप इसमें H सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो H है वो इतना स्मॉल है कि वो 1 में से 0.1 में से ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग ही रहेगा ये, ठीक है। आप ये मत समझिए कि भाई H की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.2 होती तो ये तो 3.1 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2.9 हो जाएगा और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, H इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, नियरली इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि H इतना स्मॉल है कि इसके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें से ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये कोई ना कोई पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा और इसका जो इंटीजर पार्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि L प्लस K माइनस H की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो L ही आएगी, ठीक है। कि K माइनस H जो है पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा और L जो है इसका इंटीजर पार्ट रहेगा। इसी तरह से यदि जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो इसमें मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू L प्लस K प्लस, ठीक है। तो अब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो लिमिट, अब हम यहां पर क्या पुट करेंगे, x की जगह L प्लस K प्लस H लेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू L प्लस K देन H अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर H टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये L प्लस K और प्लस H, ठीक है। अब फिर वही बात है कि H इतना स्मॉल है कि ये इस K में ऐड होगा तो भी ये फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप जैसे 3.98 पर निकालते इसकी लिमिट और आप इसमें 3.98 में H जोड़ते तो आप ये मत समझिए कि भाई 98 में हम H इतना जोड़ लें कि H की वैल्यू 0.02 ले लें तो ये 0.98 में ही 0.02 जुड़ेगा तो ये 1 बन जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि H इतना स्मॉल है कि वो 0.98 में भी ऐड होगा तो भी ये फ्रैक्शनल ही रहेगा, फ्रैक्शन पार्ट ही रहेगा, पूरा इंटीजर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि H जो है हमने वेरी 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 स्मॉल लिया है कि इतना स्मॉल है कि इस K में ऐड होने के बाद भी एक पूरा इंटीजर नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब ये अभी भी फ्रैक्शनल पार्ट है और L जो है वो इसका इंटीजर पार्ट है। तो L प्लस K प्लस H की जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो L ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी L, राइट हैंड लिमिट भी L, और अगर मैं L प्लस K पर फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो L प्लस K का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, L रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी L है, राइट हैंड लिमिट भी L है और जो है फंक्शन वैल्यू भी L है। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो L प्लस K पर कॉन्टिन्यूस है। तो इस हिसाब से हम कोई भी नॉन इंटीजर पॉइंट लेंगे तो उस पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे है कि प्रूव दैट f of x इज इक्वल टू साइन x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड
x when x is greater than equal to 0 is continuous on all real value of x। ठीक है। और अगर मान लीजिए सिंपली ये कहे कि भाई प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये ना लिखे कि भी ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सिर्फ ये कहे कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि भाई आपको इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या कैसे, आपको सिर्फ कहा गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फिर आपको सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई हम देखेंगे कि भाई x 0 से लेस जितने भी पॉइंट है उस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम केस बनाते हैं कि भाई इफ x इज लेस देन 0, कि भाई x जो है वो 0 से लेस है, यानी कि 0 से लेस कोई भी रियल नंबर है, देन fx क्या है, fx जो है वो क्या है, साइन x के बराबर है। ठीक है। और साइन फंक्शन जो होता है वो सभी रियल वैल्यूज ऑफ x पर कंटिन्यूस होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि fx इज साइन x विच इज कंटिन्यूस ऑन r। तो जब सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है तो 0 से लेस जो भी रियल नंबर लेंगे उस पर भी साइन x कॉन्टिन्यूस है, यानी कि 0 से लेस जितने भी पॉइंट लेंगे सब पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन fx इज इक्वल टू x, कि भाई अगर x 0 से ग्रेटर है तो आपका फंक्शन x है। x का मतलब आप इसको चाहे पोलिनोमियल समझ लीजिए, आइडेंटिटी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस होते हैं, तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, या आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस होता है। तो 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन R। तो जब ये सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है तो 0 से बड़े जितने भी पॉइंट लेंगे उन सब पर भी ये कंटिन्यूस रहेगा। तो यानी कि 0 से लेस जितने भी पॉइंट है सब पर कंटिन्यूस है, 0 से ग्रेटर जितने भी पॉइंट है उन सब पर कंटिन्यूस है। अब सिर्फ 0 पर और चेक करना है, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन चेंज हो गया, 0 से लेस के लिए अलग है, 0 से ग्रेटर के लिए अलग है। 0 पर और चेक करना है, अगर 0 पर भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो इसका मतलब ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो नाउ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस का मतलब 0 से समथिंग लेस, और 0 से समथिंग लेस के लिए फंक्शन क्या है, साइन x। ठीक है। अब इसमें फिर वही हम x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, वैन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h का मतलब साइन h, और ये लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी 0, साइन 0 0 होता है। ठीक है। इसी तरह से यदि अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूँ 0 पर, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का मतलब 0 से समथिंग ग्रेटर, और 0 से समथिंग ग्रेटर के लिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है, x है। ठीक है। तो अब इसमें मैं x की जगह 0 प्लस h लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 0 प्लस h का मतलब h, तो ये लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और अब 0 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 0 के बराबर के लिए फंक्शन क्या है x, इसमें 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन वैल्यू है वो 0 पर सेम आ रही है, तो ये 0 पर भी कंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस हो गया, 0 से लेस पर भी, 0 से ग्रेटर पर भी, और 0 से पर भी। तो इसी तरह से आपको इनकी कंटिन्यूटी और दिखानी पड़ती है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस x माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू r इज कॉन्टिन्यूस। अब आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। तो हम एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है। हमें पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है, या फिर हम इसको रीडिफाइन करके भी कर सकते हैं। तो हम रीडिफाइन करके देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको रीडिफाइन कीजिए कि भाई अगर x, देखो यहाँ पर
जो है ये जीरो कब बनेगा, जीरो पर, ये जीरो कब बनेगा, वन पर, ठीक है ना, वन पर ये जीरो बन जाएगा, जीरो पर ये जीरो बन जाएगा, यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे यहाँ पर, जीरो और वन। तो हम यहाँ पर इंटरवल क्या बनाएंगे, एक तो जीरो से लेस पॉइंट लेंगे, फिर जीरो या जीरो से वन के बीच में, और फिर वन से ग्रेटर। तो इफ x इज लेस देन जीरो, तो जीरो से लेस के लिए फंक्शन क्या बनेगा, अब जीरो से लेस के लिए मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। जीरो से लेस के लिए ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसकी मोड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब अगर x जीरो या जीरो से ग्रेटर है लेकिन वन से लेस है, वन या वन से लेस है, तो जीरो या जीरो से ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर होते ही मोड ऑफ x की वैल्यू तो प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और जीरो से ग्रेटर बट वन से लेस, अब जीरो से ग्रेटर बट वन से लेस लेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, वन से छोटा कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। और अगर मैं x वन से ग्रेटर लेता हूँ तो वन से ग्रेटर के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, x प्लस में x माइनस वन। तो आपका ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स वैन x इज लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ x कट गया, वन वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन, और ये क्या बन गया, टू एक्स माइनस वन वैन x इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, देख लीजिए अब इसको अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए आपको सभी रियल नंबर पर चेक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई इफ x इज लेस देन जीरो, तो fx क्या है, वन माइनस टू एक्स, ठीक है, विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूस, सो विच इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन, देन fx क्या बन जाएगा, वन के बराबर है, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, सो कंटिन्यूस, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जीरो से वन के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंटों पर ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। और इसी तरह से इफ x इज ग्रेटर देन वन, देन fx किसके बराबर है, टू एक्स माइनस वन, विच इज अगेन अ पोलिनोमियल, सो कंटिन्यूस, विच इज कॉन्टिन्यूस। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो से लेस जितने भी रियल पॉइंट है उन सब पर कंटिन्यूस, जीरो से वन के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पर कंटिन्यूस, और वन से बड़े जितने भी पॉइंट है उन सब पर भी कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हमारे को क्या कौन कौन से पॉइंट रह गए, एक तो जीरो रह गया और एक वन रह गया, तो क्योंकि जीरो पर चेंज हो रहा है, एक वन पर चेंज हो रहा है, तो जीरो और वन पर और कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। यदि जीरो और वन पर भी कंटिन्यूस है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो नाउ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से समथिंग लेस। अब जीरो से समथिंग लेस के लिए आपका फंक्शन क्या है, जीरो से समथिंग लेस के लिए आपका फंक्शन क्या है, वन माइनस टू एक्स, ठीक है, क्या है, वन माइनस टू एक्स, ठीक है। अब इसमें फिर वही x की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो देन h अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो, ये वन माइनस टू इंटू में जीरो माइनस एच। अब यहाँ h की वैल्यू जीरो प्रोसीड करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगी, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब जीरो से समथिंग ग्रेटर, और जीरो से समथिंग ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन क्या है, वन, विच इज ए कांस्टेंट, तो इसकी जो लिमिट वैल्यू आएगी वो वन ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी वन आ रही है, और जीरो के ऊपर जो फंक्शन वैल्यू वो भी वन है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वन पर कॉन्टिन्यूस, सॉरी जीरो पर कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यूटी एट
एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 पर अब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से समथिंग लेस, और 1 से समथिंग लेस के लिए फंक्शन क्या है 1 कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिट वैल्यू 1 ही आ जाएगी। ठीक है, नाउ द राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब 1 प्लस का मतलब 1 से समथिंग ग्रेटर, 1 से समथिंग ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है 2x माइनस 1। ठीक है, तो अब इसमें फिर वही, अब यहाँ क्या पुट करेंगे, x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 टू x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 प्रोसीड करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 इंटू में 1 2, 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, और 1 के बराबर पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 ही है, 1 के बराबर पर भी फंक्शन वैल्यू क्या है 1 ही है। तो यहाँ पर 1 पर भी ये फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फंक्शन 0 से लेस जितने भी पॉइंट है उन पर कंटिन्यूस है, 0 से 1 के बीच में भी जितने पॉइंट है उन पर कंटिन्यूस है, और 1 से ग्रेटर जितने भी पॉइंट है उन सब पर कंटिन्यूस। तो इसका मतलब दिस, और 0 और 1 पर भी हमने चेक करा तो 0 और 1 पर भी कंटिन्यूस, इट मीन्स ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट मोड ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमारे को यहाँ पर दिखाना है कि जो मोड ऑफ cos x है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, या तो हम इसको रीडिफाइन करके करें, ठीक है, या फिर हम इसको जो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से करें। तो यहाँ हम कंपोजिशन से करेंगे क्योंकि रीडिफाइन में तो इसके बहुत सारे जो है इंटरवल्स बन जाएंगे, जैसे 0 से π/2 तक cos x का मोड cos x होता है, π/2 से 3π/2 तक cos x की मॉडुलस वैल्यू माइनस cos x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव होता है cos x तो उसकी मॉडुलस वैल्यू माइनस cos x हो जाएगी। ठीक है, फिर 3π/2 से 2π तक फिर cos x जो है वो पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस वैल्यू cos x, और उसके बाद फिर इसी तरह से रीडिफाइन करते रहेंगे क्योंकि हमारे को तो ऑल रियल नंबर में करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरवल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम इसको कंपोजिशन, हमें पता है कि दो फंक्शंस का अगर कॉन्टिन्यूस हो तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी अगर एग्जिस्ट करे तो कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम इसको दो फंक्शंस में चेंज कर लेंगे। एक तो फंक्शन मैंने ले लिया px, हमने ले लिया cos x, ठीक है, और qx हमने ले लिया मोड ऑफ x। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है कि p की जो डोमेन है वो क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर से, इसकी रेंज क्या रहेगी -1 से +1। ठीक है, और डिफाइन कैसे हो रहा है px cos x। ठीक है, जबकि q की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर से रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, और डिफाइन कैसे है q मोड ऑफ x। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता है कि कोसाइन फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन तो क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। सिंस कोसाइन फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन आर continuous ऑन R। ठीक है, और हमारे को पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या रहता है, कंटिन्यूस होता है। कंपोजिशन ऑफ टू continuous function if exist then continuous। ठीक है, तो अब ये दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस तो हैं ही, अब अगर इनका कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा तो वो भी कंटिन्यूस होगा। तो मैं यहाँ पर q ऑफ px निकालूंगा क्योंकि q फंक्शन में मेरे को p फंक्शन रखना पड़ेगा, x की जगह cos x रखेंगे तभी मोड ऑफ cos x बनेगा। ठीक है, तो q ऑफ p, अब आपको पता है q ऑफ p कब एग्जिस्ट करता है, जब p की रेंज q के डोमेन का सबसेट हो। तो p की जो रेंज है वो क्या है बताइए जरा, रेंज ऑफ p क्या है -1 से +1। ठीक है, जबकि q की जो डोमेन है वो
ऑल रियल नंबर है। डोमेन ऑफ क्यू क्या है? डोमेन ऑफ क्यू, ये P की तो रेंज है और डोमेन ऑफ क्यू क्या है? ऑल रियल नंबर है। तो ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब हमारे को पता चला कि Q ऑफ P एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो Q ऑफ Px कैसे निकलेगा? Q फंक्शन में हम Px रख देंगे, ठीक है, यानी कि मोड ऑफ Px, यानी कि मोड ऑफ cos x क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को cos mod x को कंटिन्यूस दिखाना होता तो मैं क्या फाइंड आउट करता? P ऑफ QX निकालता। क्या निकालता? P ऑफ Q। तो P ऑफ Q कब एग्जिस्ट करेगा? जब Q की रेंज P के डोमेन का सबसेट हो। तो Q की जो रेंज है, रेंज ऑफ Q क्या है? 0 से इन्फिनिटी है। रेंज ऑफ Q जो है वो क्या है? 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, और डोमेन ऑफ P क्या है? P की डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉस फंक्शन है, सभी रियल नंबर पर डिफाइन करता है। तो ये भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब Q की रेंज P के डोमेन का सबसेट है। तो यहाँ से हमें पता चला कि P ऑफ Q एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों कंटिन्यूस फंक्शन, तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो P ऑफ Q x इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो P ऑफ QX कैसे निकलेगा? P फंक्शन में हम QX सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे? cos QX, QX की वैल्यू क्या है? मोड ऑफ x। तो cos मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी कर सकते हैं कि दो कंपोजिट फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी क्या रहता है? कॉन्टिन्यूस रहता है। तो आज इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करके देखिए। कल हम कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।